हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। आज वो प्रश्न हम लोग करने वाले हैं जो सीटेट ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछता है और सीटेट ने अब तक के जो पेपर उन्होंने कराए हैं उनमें कई बार पूछे हैं। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्नावली होने वाली है और जो ये परीक्षाएं आप लोगों की होंगी वहां पर सीधा इन प्रश्नों को देखने को आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, तो सभी लोग एक बार चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा होगा, थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, फिर प्रश्नों पे चलते हैं। आपको बता दें, अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, 9 तारीख से एग्जाम है, तो उस एग्जाम के लिए 28 तारीख का पेपर जो कि 28 को आया था और जो आपका 29 तारीख को पेपर हुआ था, इनके प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करके इस साइट पे जाके इन प्रश्नों को एक बार जरूर अध्ययन करें, जरूर कॉपी पे नोट कर लें और उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कई बार रिवीजन करके जाएं, जिससे आपकी परीक्षा में कई अंकों का फायदा सीधा देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सर्च कर चुके होंगे, सर्च कर लीजिएगा examcrack.org और ये आपको examcrack.org गूगल पे भी मिल जाएगी। ये वाला लोगो आप देखना ना भूलिएगा, जहां पे आपको वो प्रश्न सारे मिल जाएंगे। चलिए सीधा प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नजर आ गया होगा और चलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सभी लोग करिएगा। जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया हो और सीधा प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक कह रहा है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से जो जमीन होती है वो कैसी हो जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बताइएगा। डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से तैयारी करिए। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से जो मृदा है वो कैसी हो जाती है, आपको बताना है। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरक जो है उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाएगी या किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, जब किसी मृदा में, किसी मिट्टी में किसी फसल को बार बार उगाया जाता है और उसमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो कि कृत्रिम रसायन होते हैं जो बाजार में मिलते हैं, उन रसायनों का प्रयोग करने से मृदा कैसी हो जाएगी, तो सिंचाई को उपयुक्त तो नहीं बनने वाली, जो कि बिल्कुल गलत होगा। उर्वरक या उपजाऊ बनेगी, बिल्कुल नहीं बने वाली, बल्कि ऐसी जमीन क्या हो जाएगी, ऐसी जमीन हो जाएगी बंजर, जो कि सी जवाब होगा, बिल्कुल सही है। ध्यान पूर्वक करिएगा, ये पेपर वाले प्रश्न है तो बहुत ही आराम से करिएगा। तो बंजर हो जाएगी जमीन, बिल्कुल सही आंसर है। और जो आपके रसायन होते हैं उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं ये आपकी मृदा को, जमीन को बंजर कर देते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि कौन से रसायन आपकी मृदा को बंजर कर देंगे, तो जो नाइट्रोजन होगा और जो फास्फोरस होगा वो आपकी मृदा को, आपकी मिट्टी को क्या कर देगा, बंजर बना देता है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं आपको चुनना है, बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो लेह और लद्दाख के मकान बने होते हैं उनकी विशेषताओं की पहचान करिए। काफी बार पूछा गया है और हर बार पेपर में आता है। तो पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, या फिर निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, फिर कह रहा है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, या फिर लकड़ी के फर्श होते हैं, बताइएगा। आप लोग जानते हैं लेह और लद्दाख का जो एरिया है वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी तो वहां की जो क्या होंगे, जो मकान होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो वहां के मकान होंगे वो क्या होंगे, जो निचली मंजिल होती है वहां के मकानों की, उनमें कोई खिड़की नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बढ़िया सही कह रहा है दूसरा ऑप्शन। तीसरा कह रहा है पत्थर मिट्टी और चूने की बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी की दीवारें नहीं होती। याद रखिएगा लकड़ी की दीवारें आपको असम के जो घर होंगे वहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये जब लेह लद्दाख की बात करें तो यहाँ के जो घर होते हैं पत्थर मिट्टी और चूने की मोटी दीवारों से बने होते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। और जो फर्श होती है वो लकड़ी की होती है, जो फर्श होगी वो किसकी होती है, वो लकड़ी की होती है। तो इस प्रश्न में पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें जो बना है ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन कौन सा है, दूसरा तीसरा चौथा कहां पे है, ये सी ऑप्शन में है। दूसरा तीसरा और चौथा जो विकल्प है इस प्रश्न का वो सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सिंपल सा हो जाएगा। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, जो तरुण भारत संघ नामक समूह है वो किस चीज से संबंधित है, आपको बताना है। तरुण भारत संघ नामक जो समूह है वो किस चीज से संबंधित होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, या फिर पुरानी झीलें
पुनः निर्मित करने में या विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में या स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन जो है उसको उपलब्ध कराने में। तो जो तरुण होता है, तरुण भारत संघ जो है, याद रखिएगा इस प्रश्न को, तरुण भारत संघ नामक जो समूह है इसका काम क्या होता है, ये जो झीलें होती हैं जो सूख गई हैं उन झीलों का जीर्णोद्धार करता है, दोबारा स्थापित करता है। और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में जयपुर में की गई थी। तो ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। इसकी स्थापना अगर पूछता है तो 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। और ये झीलों से संबंधित है, झीलों को पुनः निर्माण करने में, पुनः निर्मित करने में काम करती है ये संस्था। सबसे पहले ये राजस्थान के विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर और जो छात्र थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है डैश 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 के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय जो कारक हैं निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो वातावरण के जो कारक हैं निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? डैश 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 जब लगा हो तो इसका मतलब होता है आपसे नकारात्मक चीजें पूछी जा रही हैं, इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो इनमें शामिल नहीं होगा, उसकी चुनाव आपको करना है, उस विकल्प का चुनाव आपको करना होगा। तो डैश 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 के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन शामिल है? पौष्टिक और गुणवत्ता, शारीरिक गठन, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता। बताइएगा बताइएगा फटाफट, क्या होगा इसका सही जवाब? इनमें से कौन है जो बच्चे के विकास जो होगा उस और जो उसके वातावरणीय कारक होंगे कौन शामिल नहीं होगा? तो देखिएगा आपका जो पौष्टिक गुणवत्ता है ये शामिल होगी, ध्यान रखिएगा। ये जो शारीरिक गठन है ये शामिल नहीं होने वाला, क्योंकि ये वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। किससे? ये वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये क्या कहते हैं, वातावरण से प्रभावित नहीं होता, बल्कि ये वंशानुक्रम या फिर कहें अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, इसलिए ये जवाब गलत होगा। बाकी संस्कृति भी शामिल होगी, शिक्षा की गुणवत्ता भी शामिल होगी। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। बिल्कुल सही जवाब चुना है, बी होगा, सी नहीं होगा। क्वेश्चन को देखिएगा, इनमें से कह रहा है डैश डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने में निम्नलिखित जो वातावरणीय कारक है निम्नलिखित में शामिल है। यानी कौन से एक ऐसा है जो बच्चा वातावरण से क्या होता है, वातावरण शामिल है उसमें। तो देखिए जो शारीरिक गठन होता है ये अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, बाकी सारी चीजें जितनी आपको दिख रही हैं सारी की सारी चीजें आपके वातावरण पर निर्भर करती हैं। तो ऑप्शन बी प्रश्न का गलत था, यही सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में मदद करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश डैश के अलावा देना है। बताइएगा किस चीज के अलावा देना है? जो कक्षा होती है उसमें जो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें जो टीचर होता है वो क्या करता है, बच्चों को जो चीजें पढ़ाता है वो बच्चों के घरेलू ज्ञान को जोड़ते हुए उसमें पढ़ाता है। तो कह रहा है कि इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है, जो इसका उद्देश्य निहित है वो इसमें किसको बढ़ावा देगा, किसको बढ़ावा देगा आपको ये बताना है। इस प्रश्न को अगर आपने सही से ध्यान से देखा होगा तो समझ गए होंगे। तो वो किसको, अगर कोई टीचर किसी बच्चे को घरेलू ज्ञान को जोड़कर शिक्षा दे रहा है तो वो क्या करेगा, ज्ञान का सह संबंध और स्थानांतरण ही तो कर रहा है। क्या कर रहा है? ज्ञान का सह संबंध और स्थानांतरण ही कर रहा है, यानी कि घरेलू ज्ञान से जोड़कर बच्चों को शिक्षा दे रहा है टीचर। तो क्या कर रहा है, पहले सह संबंध बना रहा है और फिर स्थानांतरण कर रहा है, ज्ञान को क्या कर रहा है, बच्चों पर ट्रांसफर कर रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का जो बी है बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रोहन है उसके विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयोगी होगा, कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयोगी होगा? बताइएगा। अभिभावकों को संतुष्ट करने की बात कहना, तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रदर्शनी लगाई जाती, कभी भी नहीं हो सकता ये आंसर। फिर कह रहा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षित करना, या फिर शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, या विद्यालय का नाम जो है प्रसिद्ध करने के लिए। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, टैग वर्ड पे फोकस करिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, परीक्षा सर पर है, आपको कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है और आपको लगता है कि हमने नहीं पढ़ा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा इस प्रश्न का कौन सा आंसर हो सकता है, तो आप कुछ कीवर्ड पे काम करिए, कीवर्ड को ध्यान में रखिए और आंसर मार दीजिए।
ये गारंटी है कि फेल नहीं होंगे आप लोग अगर आपने सही से उन चीजों पे वर्क कर लिया। तो क्या दिख रहा है आपको, सारे विकल्प यहाँ पे व्यवसाय के लिए शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी, ये महत्वपूर्ण वर्ड है। यहाँ पे जो आपका सृजनात्मकता शब्द दिख रहा है, क्रिएटिविटी वाला वर्ड दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस प्रश्न का सी आंसर बिल्कुल सही चुना है आप लोगों ने, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। जो कांसा होता है, कांसा के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। गोलकुंडा का जो किला है उसकी जो तोप थी उसमें किया गया था। तो सही कथन का चुनाव करना है आपको। बताइएगा, जो कांसा होता है इसके विषय में आपसे पूछ रहा है कि इसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन का चुनाव कीजिए। अब आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे केवल आपसे ये सीधा सा पूछ रहा है जो कांसा होता है बना किससे किससे होता है। कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व है। कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। तो बिल्कुल सही जवाब है रामुत्तिम का, जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। जो कांसा है तांबा तथा टिन का मिश्र धातु होगा। बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस बार की परीक्षा में। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, आपको बताना है। तो उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सूरत है और मड़गांव इसके जो बीच की दूरी है और ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। 1509 किलोमीटर, 979, 979, 1509। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो सूरत है और मड़गांव है, सूरत कहां पर है आपका पहले नंबर पे है, मड़गांव कहां है चौथे नंबर पे है। तो हमें इसके जो बीच की दूरी है, तो आपकी बीच की दूरी आपको निकाल लीजिएगा और क्या उसमें जो लगा हुआ समय उसको घटा दीजिएगा। क्या करना है आपको, क्या कहते हैं कि जो सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी कितनी है, वो आपकी है 1509 किलोमीटर। ठीक है, हमें 1509 को क्या करना है, माइनस कर देना है 530 में। तो हमारे पास जो निकल कर आएगा 979 किलोमीटर की दूरी निकल कर आ गई। अब हमसे पूछ रहा है जो समय लगेगा, तो देखिए समय में देखिएगा टाइम को क्या करना है, ये 16 में लिखा है, आप 12 घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 घंटे आपके हो जाएंगे, 7 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे और 40 मिनट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखा जाए 7 घंटे प्लस 35 मिनट आपका हो जाएगा। तो ये दोनों टाइमों को अगर जोड़ते हैं तो क्या निकल कर आता है, 15 घंटे आपके समय निकल कर आता है और 15 मिनट आपका आंसर निकल के आता है समय। तो आंसर देखिए 15 घंटे 15 मिनट यानी 979 किलोमीटर, 15 घंटे 15 मिनट कहां पर आंसर है आपका, चुन लीजिएगा। तो ये पहला नहीं है, दूसरा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शन है ये हो जाएगा सही जवाब। और इस प्रश्न का एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ध्यान से। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा अपने मोबाइल में या कॉपी में, क्योंकि ये प्रश्न आपका इस बार की परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, कई कई क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मकता शिक्षार्थी माना जाता है। एक बात और बता दें, इस वक्त आप आसान क्वेश्चनों को करने का प्रयास मत करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जो आसान लगते हैं उनको करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सीटेट वाले क्वेश्चन है, सीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसलिए इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करना ज्यादा अनिवार्य है। आसान क्वेश्चन अभी हम लेकर आ जाते, आप करते रहते कि सबसे ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है, पूछ लेते कौन सी चिड़िया कितनी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है ऐसे, और जो सलात है ये कितने घंटे सोता है, हाथी क्या खाता है, ऐसे क्वेश्चन हम आसान से ले आते और आप लोग मजे से करते, लेकिन उससे आपका काम नहीं चलने वाला। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए, और वीडियो शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको परीक्षा देनी है और आपको उस परीक्षा को उत्तीर्ण भी करना है, तो आप लोगों पे डिपेंड है आप क्या करते हैं, तो ध्यान से करिए। चलिए, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते समय श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मकता शिक्षार्थी माना जाता है। जो एक बच्चा है श्यामा, उसको क्या माना जाता है, बहुत ही सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। इसलिए वह डेड के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो किसके द्वारा संकल्पनाओं को, कॉन्सेप्ट को सीखती है, आपको बताना है। मॉडलिंग के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो एक बात याद रखिएगा, इनमें से कौन सा चिंतन उसका सही हो जाएगा। अभिसारी चिंतन जो होता है केवल एक पे होता है, यानी अपने अंदर अंदर कह सकते हैं।
ठीक है ना। लेकिन अपसारी चिंतन जो होता है वहां पे क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी कहां पर आती है? अपसारी चिंतन में आती है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिसारी और अपसारी, इन दोनों में जो सबसे अच्छा होता है वो अभिसारी नहीं होता है, अपसारी चिंतन होता है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर में आया था। अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? अमान था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। जो अल बरूनी कहां से आया था और भारत देश जो आया था अल बरूनी, वो किस देश का निवासी था, आपको बताना है। अमान का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का या फिर उज्बेकिस्तान का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। जो अल बरूनी है वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पौधा आपका 29 तारीख के पेपर में आया था और ये आगे जो परीक्षाएं आप लोगों की होने वाली हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा 100%। नेफेंथीस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहां पे पाया जाता है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यह पौधा जो नेफेंथीस है, जिसको हम जीवभक्षी कहते हैं, जो जीवभक्षी वाला पौधा होता है, ये भारत में कौन से स्थान पर पाया जाता है, आपको बताना है। भारत के किस स्थान पे पाया जाता है? उड़ीसा में, अरुणाचल में, मेघालय में या असम में? तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चुन दिया है, मेघालय में पाया जाता है। भारत के मेघालय में ये मिलता है, नेफेंथीस नामक पौधा, याद रखेगा ये मेघालय में पाया जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसमें से आपको चुनना है गलत विकल्प को। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो इन चार में से भिन्न है, यानी कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि चारों में से अलग है, आपको बताना है। बताइएगा, कोयला, पेट्रोल, पैराफिन, मोम या फिर ग्रीस, इनमें से कौन अलग है, आपको बताना है। ध्यान से करिएगा, कौन सा अलग होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो पेट्रोल है आपका, मोम जो है और जो ग्रीस है, ये क्या है? ये पेट्रोलियम पदार्थ है। क्या है? ये सभी के सभी पेट्रोलियम पदार्थों से बनते हैं। बल्कि कोयला क्या बनता है? ये पत्थर से और लकड़ी से बनता है। क्या है? कोयला पत्थर और लकड़ी से बनता है। तो बिल्कुल ये जवाब पहला गलत है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका सही जवाब। बहुत बढ़िया। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय बताइएगा। ये बिहार राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को सीटेट ने 3 से 4 बार पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है। और बिहार से एक मधुबनी पेंटिंग भी बहुत पूछी जाती है, वो हम आगे अभी अब करने वाले हैं, तो ध्यान से करिएगा। बहुत बढ़िया, संतोष कुमार राय, वेलकम है आपका। चलिए, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करते हैं। और उसके बाद कह रहा है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा? अक्टूबर से दिसंबर का महीना, जनवरी से मार्च का महीना, अप्रैल से जून का महीना या जुलाई से सितंबर का महीना? बताइएगा। बहुत बढ़िया आंसर किया है, अक्टूबर से दिसंबर का महीना चुना जाता है जो कि सबसे अच्छा होगा। तो ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बहुत बढ़िया। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन करती है? जो सरिता है, उसकी जो टीचर है, वो क्या करती है? बच्चे को सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा में शामिल रखती है, समूह कोई परियोजना कार्य हो रहा है वहां पे शामिल रखती है। तो क्वेश्चन कह रहा है उसकी जो टीचर है वो सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है, आपको बताना है। सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना या मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना या प्रतियोगिता आधारित सीखना। तो जब बात समूह चर्चा और समूह परियोजना की होती है तो सामाजिक गतिविधियों से सीखना ही तो कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे? बिल्कुल ए ऑप्शन सभी ने किया है। बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। एक पब्लिक स्कूल है, वहां पे जो प्रत्येक कक्षा लगी हुई है, लगभग 2 से 3 जो बच्चे हैं विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी प्रकार से उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? हमसे देखिए क्वेश्चन इसने क्या किया, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको अपना ज्यादा भेजा नहीं खर्च करना। आपको सिंपल सा सोचना है कि ऐसी कक्षा के बारे में बात हो रही है जिस कक्षा में हर प्रकार का बच्चा बैठ के एक छत के नीचे एक साथ पढ़ सकता है। और ये सिंपल सी कक्षा कौन सी होती है? ये आपकी समावेशी कक्षा होती है। क्या होती है?
समावेशी कक्षा होती है, बाकी कुछ नहीं सोचना। समावेशी कक्षा में विकलांग बच्चा भी पढ़ सकता है, मूर्ख बच्चा भी, कमजोर बच्चा भी, बुद्धिमान बच्चा भी, सभी बच्चे एक छत के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। उस कक्षा को हम समावेशी कक्षा में शामिल करते हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सिंपल सा है। अगर सी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा। एक पश्मीना शाल लगभग डैश डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म जो है होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु डैश डैश घंटों का समय लगता है। तो आपको बता दें, जो पश्मीना शाल होता है, एक पश्मीना शाल, उसको लगभग 6 स्वेटर के बराबर, कितने, 6 स्वेटर के बराबर, जितने 6 स्वेटर में गर्मी आपको पहनने में आएगी उतनी एक पश्मीना शाल को आप अगर लपेट लेते हैं तो गर्मी आ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है जो पश्मीना शाल बुनने में समय लगता है, घंटे लगते हैं, वो कितना लगता है। तो ये याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब आपका है, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल। और कितने स्वेटरों के बराबर, 6 स्वेटरों के बराबर, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि 250 घंटे का समय लगता है और 6 स्वेटरों के बराबर क्या होती है, गर्मी होती है, 6 स्वेटर के बराबर। तो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी और 250 घंटे का समय लगता है। चलिए अगला देखिएगा। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं, बताइएगा, घर्षण के बारे में बात हो रही है। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं, क्या ये बात सही है या गलत है, आपको बताना है, बताइएगा। तो ये बात तो सही है, पेन और जो आपका कागज है इनके बीच में हम लोग लिखते हैं तो घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं, ये बात सही है। हम फर्श पर अपने पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं क्या, तो बिल्कुल सही कह रहा है, जो चलना होता है वो घर्षण के कारण ही तो चला जाता है, तो ये बात भी सही है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है, ये गलत बात कह रहा है। जो ऊपर की ओर गेंद फेंकी जाती है वो जो जमीन पर वापस आती है वो घर्षण के कारण नहीं आती, बल्कि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है, इसलिए ये जवाब गलत हो गया। अगला कह रहा है घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन पर ब्रेक लगा सकते हैं, तो बिल्कुल ब्रेक लगाने की जो क्रिया होती है उसमें भी घर्षण का नियम काम करता है, तो ये बात भी सही है आपकी। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि कोई गेंद ऊपर फेंकेंगे और नीचे जो आएगी वो आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, न कि घर्षण के कारण। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा कहां पे है, पहला, दूसरा, चौथा पहले ही विकल्प में है, तो बिल्कुल इसका ए सिंपल सा जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लॉक कर दो भैया अवनीश, बहुत बढ़िया। अगला देखो, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश 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 उपलब्ध कराना चाहिए। जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में जो अभ्यास और गतिविधियां हैं उनको उपलब्ध कराना चाहिए, किस लिए, कहां पर, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में यानी पाठ के अंत में, या फिर प्रकरणों के अंत में निर्मित करना चाहिए। बताइएगा कहां पे हमें करना है। जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें जो अभ्यास और गतिविधियों वाली चीजें होती हैं वो कहां पे शामिल करना होता है, आपको ये बताना है। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब आप लोग देंगे वो क्या होगा, पहला नहीं होगा, बल्कि जो प्रकरण यानी जो कहानी लिखी हुई है किताब में उस कहानी के बाद ही तो दोगे, ना कि हम ये थोड़ी कह सकते हैं किताब में कहीं पर भी रख दो या किसी के अंत में, ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि जो कोई प्रकरण दिया होगा, जो कोई कहानी दी होगी बच्चों के लिए, उसके अंत में ही तो शामिल किया जाएगा इसको। तो बिल्कुल डी ऑप्शन होगा इसका, लॉक कर दो भैया, बिल्कुल। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षकों को क्या होना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, या फिर विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो कितना बेहतरीन बात यहाँ पे कह रहा है। जो पर्यावरण अध्ययन है उसके जो शिक्षक होते हैं उनको क्या करना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक हैं अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये हम नहीं कहेंगे कि अभिभावक, देखिए यहाँ पे बच्चा है, अभिभावक से नहीं मतलब है। विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए या विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देने की बात कह रहा है, तो परीक्षाओं पे या फिर पुस्तकों पे ध्यान नहीं देना है, या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। आपको बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, बिल्कुल लॉक कर दो। चलो, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है किसका प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे होते हैं उनका आकलन करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होगा, क्या योगात्मक कार्य या फिर पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाएं या गृह कार्य, जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वो कौन सा होगा। तो एक बात याद रखेंगे आप लोग,
जो बच्चा प्राथमिक स्तर में होगा उसका जो भी सर्वश्रेष्ठ आकलन करेगा टीचर, वो सारा डाटा कहां पे रहता है? पोर्टफोलियो में रहता है। कहां पे रहता है? पोर्टफोलियो में रहता है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में पोर्टफोलियो बिल्कुल सही जवाब ऐसे प्रश्न का होने वाला है। बहुत बढ़िया रामउत्तम। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य, सुनने वाली और देखने वाली सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये जो टीचर है पढ़ा रहा है तो वो देखने वाली और सुनने वाली सामग्रियों का और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्यों करता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। शिक्षक को आराम बहुत पसंद है, या आराम उपलब्ध कराने के लिए, या प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराने के लिए, या फिर बिल्कुल रैपिड फायर की तरीके चल रहा है, या फिर शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराने के लिए, या अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए। क्या सही आंसर होगा? वो इसलिए किया जाता है कि अधिगम वृद्धियों में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। स्पीड में आंसर आप करेंगे, समझाने समझने का समय नहीं है, स्पीड में सारे क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश 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 सहायता करता है। ध्यान से करिएगा। किसमें? स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं संस्कृति विविधताओं को ध्यान रखने में। तीसरा कह रहा है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। या फिर चौथा कह रहा है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। बताइएगा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? तो हमने क्या देखा? हमें कुछ नहीं देखना था, हमने दो वर्ड पकड़े, एक तो हमें खोजना मिल गया, दूसरा कल्पना मिल गया। हमने सारी चीजों को ध्यान से क्या किया? इग्नोर किया, और आंसर हमने क्या किया? पहले को टिक कर दिया। तो यानी कि स्थानिक और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की जो योग्यता को बढ़ावा देने में, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यही प्रयोग करना चाहिए। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। बताओ, गहन प्रतियोगिता, उच्च नैतिक विकास, या फिर उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा, या समूह में द्वंद्व। बताओ, तो जो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या है? गहन प्रतियोगिता, उच्च नैतिक विकास, उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा, या समूह में द्वंद्व। तो याद रखिएगा, जब भी सहयोगात्मक अधिगम की बात करें तो वो उच्च नैतिक विकास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उच्च नैतिक विकास की। तो 20 का आंसर हो जाएगा 23 का। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और ब्रेन स्ट्रोमिंग यानी मस्तिष्क अवलोकन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश की विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करेगा। तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सीमा क्या है? सीमा को सीखने में रट लेती है, वो सीख लेती है, लेकिन लीना ऐसा नहीं है। लीना समझ कर ही सीखती है, रट कर नहीं सीख पाती है। यानी सीमा की रटने की क्षमता बहुत बढ़िया है, जबकि लीना की रटने की क्षमता अच्छी नहीं है। तो ये क्या होता है? ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है ना। हर बच्चे में अलग अलग प्रकार होते हैं, हर बच्चा विशेष होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण होता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अगर रट कर सीख लेगा तो दूसरा भी सीख लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का सी ऑप्शन इस प्रश्न का। बिल्कुल। अगला कह रहा है कि डैश 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 के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। एक को छोड़कर सभी क्या है? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो कौन सी नहीं है? निर्देशित खोज, व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट करना, या समस्या समाधान, या सहयोगात्मक अधिगम। तो याद रखिएगा, निर्देशित खोज हो, समस्या समाधान हो, या सहयोगात्मक अधिगम हो, ये सारे पर्यावरण के आते हैं। जबकि व्याख्यान बड़ी कक्षाओं के लिए होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी में व्याख्यान का कोई मतलब नहीं है। तो व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना, व्याख्यान द्वारा बताना किसी चीज को, तो वो बड़ी कक्षाओं में लागू होते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन गलत था, और यही इसका आंसर हो जाएगा जो बी था। ठीक है, आगे देखो, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश डैश की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया किसके साथ संबंधित है? बताइएगा, डिसलेक्सिया किसके साथ संबंधित है? पढ़ने, सुनने, बोलने और सुनने के लिए। बताओ, डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? पढ़ने से, सुनने से, बोलने से, या बोलने और सुनने से? बताओ फटाफट से, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बिल्कुल आसान सा है, आंसर करो फटाफट से। इसका भी आंसर गलत कर रहे हो कुछ लोग। भाई ऐसा नहीं है, सुनने से नहीं है। किससे होगा डिसलेक्सिया? फटाक से आंसर करो। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित। किससे? पढ़ने से संबंधित होगा। बिल्कुल ए इसका आंसर हो जाएगा, पठन विकार है। अगला देखिए, सांपों के बारे में क्वेश्चन बहुत बनता है। सांपों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये कथन क्या है? सही है, भारत देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से आपका नाग हो जाता है, करैत हो जाता है, यानी 4 प्रकार के। दूसरा कह रहा है नाग जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है। ये बात भी सही है, जो नाग है वो जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बिल्कुल सही है। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो
जहर खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है तीसरे में कि 4 होते हैं जबकि 2 होते हैं। क्या होते हैं? यहीं पर आपसे गलती करवाएगा। यहाँ पे 4 लिखा है, बाकी सारा स्टेटमेंट सही था। 4 नहीं होते, 2 दांत होते हैं, वो भी खोखले, तो ये गलत है। चौथा कह रहा है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। बिल्कुल एंटीवेनम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीवेनम बोला जाता है, जो सांप के जहर से ही सांप के काटने की दवा बनती है। तो ये बात भी सही कह रहा है। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है, बाकी तीसरा गलत था। तो कहां पर है? पहला, दूसरा और चौथा, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या सही चुना है आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, टारगेट सीटेड, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। सही अभिलक्षण यानी जो पेट्रोलियम होता है उसका सही अभिलक्षण क्या है? बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल होता है क्या? या फिर बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है? या फिर बदबूदार पतला पीला द्रव होता है? या अच्छी गंध का पतला नीला नारंगी द्रव है? तो जो पेट्रोलियम होता है आपका, पेट्रोलियम चीजें जो बनती हैं जिससे, वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा उसमें महक होती है कि नहीं होती? बदबूदार होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। कैसा होता है? बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। मानसी पाल, वेलकम है आपका। तो बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑनलाइन वाले आ रहे हैं, आसान क्वेश्चन के लिए बहुत सारे चैनलों पे क्वेश्चन चल रहे होंगे एक एक लाइन वाले, उनको मत करिए इस वक्त, ठीक है? ये पेपर वाले क्वेश्चन है, इनको करना ज्यादा जरूरी है। वो क्वेश्चन आपके लिए इस वक्त जरूरी नहीं है, ठीक है? चलो एक बार शेयर कर दो सभी लोग। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तुम मच्छर के काटने से कौन से रोग फैलते हैं आपको बताना है। पहला कह रहा है मलेरिया, हैजा और मियादी बुखार। क्या कह रहा है? मलेरिया तो फैलता है लेकिन हैजा नहीं फैलता। हैजा फैलता है तो गलत कह रहा है, हैजा नहीं फैलता। मलेरिया, डेंगू और हैजा, फिर हैजा कह रहा है, हैजा नहीं फैलता। मच्छर के काटने से हैजा नहीं फैलता। मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार, तो ये बात तो सही है। मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार, या फिर डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया। अब बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका सही जवाब? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, बताओ। ये मियादी बुखार है, तो सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, जो कि डी ऑप्शन है। जो मच्छरों के काटने से क्या होता है? डेंगू भी मच्छर काटने होता है। डेंगू वाला मच्छर याद रखिएगा साफ पानी में रहता है। कहां पर? साफ पानी पे पनपता है डेंगू वाला मच्छर। मलेरिया और चिकनगुनिया जो होता है, ये सारे क्या है? मच्छर के काटने से फैलने वाले रोग हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखो, मधुबनी वाला आ गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मधुबनी वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबनी चित्रों के विषय बनाने के लिए चित्रकार मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग का बताइएगा। पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, या विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो फाइबर पेंट का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सोने चांदी का घोल नहीं बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता। तो मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है? जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें चावल जो होता है उसको पिसे हुए चावल के घोल को बनाया जाता है। बिल्कुल, पिसे हुए चावल के घोल को बनाया जाता है। बिल्कुल, पोस्टर नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सिंपल सा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात, जो समृद्ध वनस्पति जात है और प्राणी जात है, जिसको फ्लोरा और फौना कहते हैं, के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। यह डेट डैश में विद्यार्थियों की मदद करेगा। किस प्रकार से विद्यार्थियों की मदद करेगा? ये जो रणथंभौर है आपका, रणथंभौर, ये किस प्रकार से बताएगा? फटाफट से इसका आंसर करिए, तेजी से आंसर करिए, बहुत तेजी के साथ। किस प्रकार से मदद करेगा? पर्यावरण संरक्षण के कौशलों के विकास में, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। तो मजा लेने की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। मजा लेने में नहीं करेगा। प्राकृतिक के प्रति सम्मान विकसित करने में, या कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में। तो सबसे अच्छा क्या मिला? मधुबनी से हूं। बहुत वेलकम है मनोज, आप मधुबनी से हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे अच्छी बात क्या नजर आई आपको? जब कोई टीचर किसी को किसी राष्ट्रीय उद्यान ले जाएगा तो सबसे अच्छा विकल्प क्या है? वास्तविक जीवन से जोड़ना। क्या कह रहा है? कक्षा अधिगम को, जो कक्षा का अधिगम है, जो कक्षा की लर्निंग है, उसको वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने का काम होगा, जो कि सबसे अच्छी बात कह रहा है। यही तो टीचर को कराना है। आज की जो शिक्षा होती है प्राथमिक स्तर की, वो यही होती है कि बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ के चीजों को सिखाई जाए। एनसीएफ इसी बात को तो कहता है। तो हम क्या करेंगे? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जो कि सही आंसर है इसका। अगला देखो, कक्षा में पोषण प्रकरण को परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक टीचर क्या है? टीचर को पोषण का प्रकरण पढ़ाना है, और उसको सही तरीके से पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में भी आ जाए और आनंद भी आ जाए। तो क्या करेगा शिक्षक, बताओ? पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तो देखिए, उदाहरण देने नहीं चाहिए। उदाहरण देके बच्चा नहीं समझ पाएगा। बच्चे प्रैक्टिकल करके सीखेगा। बच्चा जो चीजें बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाई जाएंगे वो ज्यादा सीखेगा। उदाहरण देख के बच्चा रट लेगा, केवल सीख नहीं पाएगा। तो ये गलत है।
श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना, ये भी विकल्प गलत है। हमें कभी भी बच्चे को सिखाने के लिए श्याम पट्ट पर किसी चीज को छाप के रटवाने की बात नहीं करना, यहाँ पे रटने की बात आ रही है और रटने वाला विकल्प हमेशा गलत होता है। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखा के, फिर कह रहा है मानव के जो दांत है उसको क्या करो, कॉपी पेस्ट दिखा दो भैया, नहीं दिखाना ना। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए, बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। सबसे अच्छी बात कहां पे आई, हमें डी ऑप्शन नजर आया ना सबसे अच्छी बात, तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही आंसर है सभी लोगों का। बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें गलतियां हैं कुछ। बड़ा क्वेश्चन के साथ टाइपिंग मिस्टेक है उस क्वेश्चन में, उसको हमने सही करने को दिया था, नहीं हुआ। अगला देखो, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, बताओ। एक कक्षा है जिसमें औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान, यानी कि क्या करना है, जिनके सीखने की क्षमता औसत से कम है तो उनको उन सबके बराबर लाना है टीचर को। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे अच्छी होगी। टीचर क्या करे कि बच्चा उनके बराबर आ जाए। पहला कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। दूसरा कह रहा है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देने की बात कहना, या उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और काम लगातार पर्यवेक्षण के द्वारा कराना, या उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधार के उपाय टीचर को खोजना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर क्या नजर आया, डी ऑप्शन नजर आया ना। हमें क्या करना है, टीचर यही तो करेगा, पहचान करेगा कि वो कहां पे कमजोर है, कहां पे सीखने में उसको दिक्कत हो रही है, फिर उसमें सुधार करेगा। बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला देखो, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका होगा। ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो हम अब कर रहे हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरण के कौन से क्रम का सही तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। बताओ, पहले प्रश्न लिखना, उसके बाद संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर अंक योजना लिखना, बताओ। या फिर प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना, या फिर पहले डिजाइन तैयार की जाएगी, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, प्रश्न लिखा जाएगा या उनका संपादन करा जाएगा, या फिर डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना और ब्लूप्रिंट का मिलान करना। तो एक बात याद रखना, सबसे पहले इसमें 2 चीजें याद रखना है। पहला जो शुरुआत जो होगी प्रश्न पत्र की वो डिजाइन तैयार करने से होगी, और अंतिम जो होगी वो अंक योजना से होगी। अंत में ही तो अंक दिया जाएगा कि कितने अंक का होगा। तो पहले डिजाइन और अंत में अंक योजना कहां पे है आपको देख लेना है। सी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है, क्या हमें पहले डिजाइन तैयार करनी है, क्या करना है हमें, पहले हमें डिजाइन तैयार करनी है, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना है, प्रश्न लिखना है, उसका संपादन करना है और अंक योजना लिखना है। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है। सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो, एक कक्षा के अनुभाग आपको पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों के रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा, यानी कि 2 भाग हैं, यहाँ पर एक बच्चा ए ग्रुप में है, एक बच्चा बी ग्रुप में है, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में पाया गया कि जो अनुभाग ए यानी भाग ए के विद्यार्थी हैं उन्होंने बेहतर सीमा और प्रकरण को समझ लिया है। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। क्या है, एक यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए गए, एक में बच्चा ए था, एक में बच्चा बी था। ए वाले जो बच्चे थे उनको क्या किया गया, उनको रिक्तियों का प्रकरण भरने के लिए कहा गया, उनको प्रैक्टिकल कराया गया, जबकि बी वाले को रटाया गया। तो ए वाले ने ज्यादा अच्छा सीखा। क्यों सीखा ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितभावी है, या फिर दूसरा कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है, या फिर ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, या फिर बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है। तो सबसे अच्छा विकल्प चुनिए। तो हमें क्या मिला, हमें मिला बी ऑप्शन। बिल्कुल सही चुना है आप लोगों ने, कि जो देखने और सुनने वाली सामग्री है उससे बच्चा बेहतर तरीके से अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके ज्यादा बेहतर सीखता है। तो बिल्कुल बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो जो बड़े शहर हैं वहां पे पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो वहां के लोग कैसे अपनी मदद दे सकते हैं आपको ये बताना है। अक्सर घर से बाहर जाने से बचना चाहिए, क्या ये बात सही हो जाएगी। या फिर व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखना चाहिए, क्या ये बात सही हो जाएगी। या पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाना चाहिए, या फिर आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे अच्छा विकल्प बताओ। बिल्कुल सही चुना है आप लोगों ने, डी हो जाएगा। क्या करना चाहिए व्यक्ति को, वहां पर सार्वजनिक जो वाहन है उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए चीजों को सीखने के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। अगला देखो भैया, आ गया, यह पढ़ाते हैं, क्वेश्चन देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आता है, आया हुआ पेपर में है, कई बार आया है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों का परिगणना करती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एक प्रकार से ऐसा है जहां पे ये बताया जा रहा है कि जो खाने वाली सामग्री है उसको सुरक्षित रखने के जो तरीके हैं उनके बारे में आपको बताना है। पहला तरीका क्या है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा कह रहा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा कह रहा है उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा कह रहा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। पांचवा कह रहा है कि उपयुक्त तकनीक 2 के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं जो दूसरा विकल्प है, ये वाला दूसरा बी वाला ऑप्शन जो है, बी वाला दूसरा वाला, ये तरीका किसमें काम करेगा। तो पहला कह रहा है हरा धनिया, दूसरा कह रहा है काजू बर्फी, तीसरा कह रहा है पके हुए चावल या फिर प्याज लहसुन। तो गीले कपड़े में किसको लपेट के रखा जाता है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने समझ लिया और पहचान लिया, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ए हो जाएगा आंसर, हरा धनिया होगा, बिल्कुल बढ़िया। अगला देखो, कक्षा 5 की विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से मदद करता है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। जो टीचर है उसने घर्षण के कुछ उदाहरण दिए और इनमें से एक उदाहरण गलत बता दिया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा उदाहरण से गलत बताया। पहचानो फटाफट से, पहचानो सब लोग। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। तो क्या ये बात सही है? भैया ये तो गलत कह रहा है पहला। ऊपर कोई चीज फेंकोगे नीचे क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, ना कि घर्षण के कारण, तो गलत है। ब्रेक लगाने वाले वाहन रुक जाते हैं घर्षण के कारण, ये बात सही कह रही है वो, ब्रेक लगाने से घर्षण के कारण ही तो वाहन रुकते हैं, बिल्कुल सही है। पेपर की नोक और पेंसिल के बीच जो कारण लिख पाते हैं हम लोग, वो घर्षण के कारण होता है क्या? बिल्कुल सही कह रहा है। अगला कह रहा है हमारे जूते और जमीन के बीच जो चलते हैं जो हम लोग, वो घर्षण के कारण चल पाते हैं क्या? तो बिल्कुल सही कह रहा है ना, तो इसीलिए तो चल पाते हैं। लेकिन पहली जो विकल्प है इसमें क्या कह रहा है, कोई चीज ऊपर फेंकी गई, ऊपर से जो नीचे आती है उसका कारण घर्षण है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण है। क्या है? घर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण है। तो पहला विकल्प गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम के लिए संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। पहला क्या है, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। पानी जमा होने से कौन सी बीमारी होगी आगे आपको बताना है। दूसरा क्या कह रहा है, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा कह रहा है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। चौथा कह रहा है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करना चाहिए। पोस्टर का उद्देश्य कौन सी बीमारी को फैलने से रोकना है, आपको बताना है। कौन सी बीमारी के बारे में जागरूक कर रहा है पोस्टर, आप बताइए। डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, या चेचक और मलेरिया, क्या हो जाएगा? तो ये जो कह रहा है कि जो साफ पानी की बात कर रहा है कि हमारे आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तन, कूलर, टंकियों को साफ रखें, तेल का छिड़काव करने की बात है। ये हमें सिंपल से किस बीमारी से बचाने की बात हो रही है? हमें डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो आता है उससे बचाने की बात हो रही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है, बताइएगा। कौन से समूह है, शब्द समूह जो आपस में बहुत ही जुड़े हुए हैं? पहला कह रहा है लौह जो है हीमोग्लोबिन, अनीमिया आंवला। दूसरा कह रहा है मच्छर जो है वो डेंगू, और जो लौह है वो गुड़ है। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, ये जो लौह है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, अनीमिया की कमी आंवला से दूर होती है। दूसरा कह रहा है मच्छर से डेंगू फैलता है और गुड़ जो होता है उसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है जो मच्छर है मलेरिया फैलाता है, अनीमिया जो है उसमें खून की कमी हो जाती है। चौथा कह रहा है लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। समझ पाए क्वेश्चन? हो सकता है समझ में ही ना आया हो, तो हमें सिंपल से क्या करना है, कौन से शब्द समूह आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये डैश नहीं लगा इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको याद रखिएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। जो लौह है वो हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला कमी से दूर कर सकते हैं, ये इसका आंसर था। कुछ लोग समझ ना पाए होंगे इस क्वेश्चन को, तो परेशान मत होइए, ठीक है। इसमें डैश नहीं लगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, परेशान नहीं होना। आगे देखो, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे जो एक्वेरियम होता है उसमें डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी क्या होता है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, या ऑक्सीजन रहित है। क्वेश्चन आसान है। एक मछली क्या है, जब एक मछली को पहले उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए, यानी कि क्वेश्चन समझो, यानी पहले क्या किया गया, किसी पानी को उबाला गया। पहले क्या किया गया, किसी पानी को उबाला गया और उस पानी को उबालने के बाद
क्या किया गया, जो ये क्या कर रहा है कि एक पानी को, जब मछली क्या है, पहले मछली के लिए जो पानी उपलब्ध हुआ उस पानी को उबाला गया, पानी को जब उबाला गया उस पानी को फिर ठंडा किया गया, और जो ठंडा किया गया पानी उसमें मछली डाली गई तो मछली मर गई। अब आपको बताना है कि कारण क्या है। तो मछली के द्वारा पीने योग्य पानी नहीं है, या पानी जो है वो खनिज रहित हो गया, या मछली तैरने योग्य नहीं है, या ऑक्सीजन रहित है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये जो पानी है, ये क्या है, खनिज रहित हो जाने से, पानी उबाल देंगे तो क्या हो जाएंगे, खनिज है कम हो जाएंगे, इसलिए खत्म हो जाएंगे। तो बी इसका सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पानी, गहरे गहरे गौर, ऊंचे पहाड़, यानी कि जो चांद है वहां पर पानी है नहीं है। दूसरा कह रहा है गहरे गौर है यानी कि गड्ढे, और कह रहा है ऊंचे पहाड़ है। दूसरा कह रहा है हवा नहीं है वहां पर, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, पानी नहीं है। तीसरा कह रहा है हवा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जो जमीन है समतल है। चौथा कह रहा है पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, लेकिन ऊंचे पहाड़ है। तो कौन सा सही होगा बताइएगा। तो वहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, वहां पे गहरे गड्ढे हैं, बिल्कुल सही है, और ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये कहना कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो गलत हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण है वहां पे, 1/6 लगता है पृथ्वी से। यहाँ पे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत कह रहा है। यहाँ कह रहा है पर्याप्त हवा, ये गलत हो गया। हमें क्या देखना था, ये देखना था कि चांद की सतह पे क्या क्या चीजें हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। जो अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाएं हैं उसको टीचर कराता क्यों है, ये आपसे पूछा गया है। अभिभावक और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो क्यों करवाई जाती हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये बताओ। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित हों इसलिए, या एक दूसरों की कमियों का उजागर करना। तो कभी भी कमियों की उजागर की बात करेंगे हम विकल्प को काट देंगे, आंसर नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करने के लिए, या पुनर्बलन और सुधार के लिए, बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करने के लिए। तो अभिभावक जब टीचर से मिलेगा या टीचर अभिभावक से ये आपस में मिलकर बात करेंगे तो बच्चों के बारे में बात करेंगे, ना कि दूसरी क्रियाकलापों के बारे में। तो यही बात तो हमें नजर आ रही है कि जो पुनर्बलन है और सुधार के लिए बच्चे की जो योग्यता और कमजोरी है उस पर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन डी अगर चुना है तो बिल्कुल सही चुना है सब लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, कक्षा बहुत बढ़िया। चलिए तेजी से करते रहिए आप लोग, स्पीड में क्वेश्चन करिएगा, चाय पानी की व्यवस्था हम करवाते हैं तब तक आप लोग स्पीड में क्वेश्चन करते रहिए, शेयर करते रहिए। चाय पानी जब तक बनवाते हैं भंडारा लगवाया जाएगा, परेशान मत होइए, बस शेयर करते रहिए वीडियो को, जितना शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर वाला बटन नहीं रुकना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। जो उसको कार्य दिया गया वो जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय कौन सा होगा, आप बताओ भाई। अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, यानी कि वो ऐसा क्यों करता है ये पता लगाए टीचर, उसके बाद फिर उसको परामर्श दे टीचर। दूसरा कह रहा है उसकी अनियमितताओं के बारे में अभिभावकों से एक नोट लिखना, ये कभी गलत हो जाएगा। कभी भी टीचर को अभिभावक को नोट नहीं लिखना, ठीक है। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, ये कभी भी मत करना, प्रधानाचार्य को सूचित नहीं करना। उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, तो कभी भी बच्चे को रोकना नहीं है। बिल्कुल, समोसा ठंडे बहुत है, समोसा ठीक है, आलू पहले तो उबाली जाएंगी तभी समोसा बनेगा, पहले आलू उबलवाते हैं तब तक। बिल्कुल। चलो, तो क्या जवाब मिला हमें, ए ऑप्शन मिल गया ना, बिल्कुल सही ऑप्शन ए है इसका। बहुत बढ़िया। चलो 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 आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, इनको ध्यान से देख लो। इनको हल करने का तरीका बहुत आसान है, इन प्रश्नों को हल करने का बहुत आसान तरीका है। नीचे दिए गए बेन आरेख का अध्ययन करना है। यहाँ पे 3 गोले दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, एक गोले में क्या है, जमीन पर रहने वाले जीवों के बारे में दिया गया है। दूसरा गोला जो है इसमें बताया गया है, सर्कल जो है, पानी में रहने वाले जीवों के बारे में। तीसरे सर्कल में बताया गया है अंडे देने वाले जीवों के बारे में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तीनों चीजें किस जीव के अंदर पाई जाती हैं, ये तीनों चीजें किस जीव के अंदर पाई जाती हैं। अर्थात जो यक्ष लिखा हुआ है, यक्ष वाला जो आपको कॉलम दिख रहा होगा, ये यक्ष वाला जो कॉलम है, यक्ष, ये यक्ष जो है कौन सा जीव यक्ष है, शार्क मछली, मगरमच्छ, या फिर इल, सर्प, मीन। तो देखिएगा आपको जमीन पे भी रहता हो, पानी में भी रहता हो और अंडे भी देता हो, ऐसा कौन सा जीव है। तो ये याद रखिएगा, ये मगरमच्छ आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है और अंडे देने वाला प्राणी भी है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर, क्योंकि जो मगरमच्छ है ये उभयचारी प्राणी है, ध्यान रखना कैसा प्राणी है, उभयचारी प्राणी हो जाता है मगरमच्छ। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। कह रहा है कि जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म
पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलेगा, प्रजनन और अंकुरण का, वृद्धि और प्रजनन का, वृद्धि और भोजन बनाने को, या प्रजनन और भोजन बनाने को, तो कौन सा हो जाएगा सही जवाब बताएगा। करिए आंसर इसका फटाफट से, क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा जो आपके पेड़ पौधे हों और जो जीव हों दोनों में क्या होगा, आपको दोनों में क्या दिखेगा, वृद्धि और प्रजनन। देखिए वृद्धि और प्रजनन ये दोनों में होगी, पौधे भी बढ़ेंगे और जीव जंतु भी बढ़ेंगे, दोनों प्रजनन करते हैं। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। वृद्धि और प्रजनन क्या है, ये संयुक्त रूप से पेड़ पौधों जीव जंतुओं दोनों इसमें शामिल रहते हैं, तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। मनीष मानसी पाल, नहीं नहीं कोई बात नहीं, लाइक केवल शेयर करते रहिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखेगा, डेड के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्यों कह रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से जब भी आपको क्या दिखे शुरुआत में डैश लगा हो, तो इसका मतलब होता है कि के लिए, किसके लिए, मतलब किसी एक विकल्प का चुनाव करिए जो कि क्या हो, जो मछली घर होता है, जो जिसको एक्वेरियम बोलते हैं आप लोग, उसमें जो हवा वाला पंप होता है ना, मछली को ऑक्सीजन देने के लिए होता है। और क्या काम होता है उसका, मछली को जो देखिए मछली के जो पानी वाला जार होता है उसमें एक बुलबुले के तरीके चलता रहता है, आपने देखा होगा एक्वेरियम, उसमें क्या होता है हवा जाती रहती है, वो क्या पानी में ऑक्सीजन घोलने का काम करती है। क्या करती है, पानी में ऑक्सीजन को घोलने का काम क्या करती है, ऑक्सीजन घोली जाती है जिससे मछली जिंदा रहती है। तो सिंपल आंसर है इसका, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए किया जाता है प्रयोग, और कोई कारण नहीं होता। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ना, सिंपल सा। बहुत बढ़िया। अगला देखो भैया, आ गया तुम्हारा रंगबाज क्वेश्चन। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए, अंजलि की जो सहेली है दांतों में क्षय यानी दांत क्या हो, नुकसान ना हो, दांतों का क्षय ना हो, घिसे ना, खत्म ना हो, बचने के लिए 4 तरीके बताती है। अब बताओ 4 तरीके बता रही है, सुन लो आप लोग भी। पहला कह रहा है दिन में 2 बार ब्रश करो, दूसरा कह रहा है इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। अच्छा ब्रेसिज का मतलब समझते हैं, ब्रेसिज का मतलब, इनेमिल का मतलब होता है जो दांत का ऊपरी तला होता है, जिसके दांतों में इनेमिल कम हो जाता है, उनको चीजें जब खाते हैं तो बहुत जल्दी खट्टापन महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को देखा होगा हल्का सा खट्टा खा लेते हैं तो क्या होता है, बहुत खट्टा महसूस कर लेते हैं, वो इसी कारण से। तो ब्रेसिज पहने यानी कि एक ऊपर से आता है, कह सकते हैं कि बाहरी रूप से पहनने के लिए दांतों में, वो पहने। तीसरा कह रहा है मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। चौथा कह रहा है हर खाने के बाद कुल्ला करें। बताओ अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। अब बताओ भैया, उनके दांत नुकसान ना हो दांतों का, तो कौन से तरीके अपनाना चाहिए अंजलि को, बताओ भैया। तो भैया सिंपल सा, पहला क्या कह रहा है, इन्हें एक उसको कम से कम, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कह रहा है इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, ये नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहनने की बात गलत है। मिठाई चॉकलेट वाली भी बात सही है, चौथा विकल्प भी सही है, कुल्ला करना चाहिए खाना खाने के बाद, सारी बात सही है। लेकिन आपको दूसरा विकल्प जो बी वाला है ये गलत है। तो हमें क्या देखना है, हमें पहला विकल्प सही मिला, तीसरा विकल्प सही मिला, चौथा मिला, कहां पे है पहला तीसरा चौथा, वो आप चुनिए। पहला तीसरा चौथा आपका ये विकल्प नंबर डी में है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, इस बार परीक्षाओं में कुछ बदला हुआ है, वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि परीक्षा देने जाएंगे तो आप गलती मत करना ये चीज को। क्या होगा, जब आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये क्रम होगा, तो ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो नीचे क्रम क्या होगा, हो सकता है पहले का क्वेश्चन यहाँ पे चौथा लिखा हो, यहाँ पे तीसरा लिखा हो, यहाँ पे पहला लिखा हो, यहाँ पे दूसरा, यानी क्रम बदले हुए होंगे। इस बार की परीक्षा में इस नए नियम को लागू किया गया है कि क्रम बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन जब आप सही तरीके से कर लेना तो ये देख लेना कि जो विकल्प आपने चुना है, जैसे दूसरा विकल्प चुना है तो नीचे जो ऑप्शन पे टिक लगाना है उसमें दूसरा विकल्प कहां पर रखा है उसके बाद टिक लगाना, नहीं तो आप लोग सही क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे, फिर आपका रिजल्ट खराब होगा। इस गलती को मत दोहराना, कोई भी ध्यान रखिएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। वायु हर जगह है, ठीक है, वायु के बारे में टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को। अब कह रहा है कि इन प्रश्नों को पूछते हुए, बच्चों से पूछते हुए क्या कर रहा है, कुछ क्वेश्चन करता है। पहला कह रहा है क्या मृदा में वायु है, दूसरा कह रहा है क्या पानी में वायु है, तीसरा कह रहा है क्या हमारे शरीर में वायु है, चौथा कह रहा है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो हमें बताना है, देखिएगा क्या कह रहा है, सही ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे एक लाइन नीचे लिखी है, क्वेश्चन हमने क्या किया, 4 ऑप्शन दिखे। अब देखिए, शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे करना है, हमें आंसर करना है ये वाली लाइन का कि शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। आपको ये बताना है, बताओ बताओ फटाफट से। तो देखो
अब क्या करेगा, जब टीचर पूछेगा क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, तो क्या होगा, बच्चा उस चीज को अवलोकन करेगा। क्या करेगा, कुछ लोग कहेंगे चिंतन कौशल का विकास कर रहा है, तो क्या करेगा, अवलोकन करेगा ना, बच्चे के सामने जब चीजें रखी जाएंगी देखेगा, सीखेगा, चिंतन नहीं करेगा, अवलोकन करेगा, क्योंकि वो चीजें सामने हैं उसके, उसका अभ्यास करने का प्रयास करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना है अवलोकन कौशल का विकास करेगा बच्चे का, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर, अवलोकन कौशल के विकास के बारे में टीचर प्रयास कर रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो, भार उत्तोलक, जो भार उठाने वाले लोग होते हैं वो प्रायः ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। उनको क्या होता है, बहुत बॉडी बनाने की आवश्यकता होती है, जो भार वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टर जिसको बोलते हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो, तो उनको कैसा आहार, कैसा भोजन चाहिए, कैसा आहार, कैसा क्वेश्चन चाहिए, ये बताना है। जो क्या करते हैं, वजन उठाते हैं जो लोग, उनको कौन सा आहार लेना चाहिए आपको बताना है। यानी कि वजन, मसल बनाना है अगर, तो मसल बनाने के लिए उनका प्रयोग किस में होता है, मांसपेशियों में। ज्यादातर उनका मांसपेशियों का प्रयोग होता है, बॉडी मास का। तो उनको बनाने की आवश्यकता किससे पूरी होगी, वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से, बताओ। तो देखो भैया, ये होगा हमारा किससे, बताओ फटाफट से, ये हमारा होने वाला है प्रोटीन से। ये चीजें पूरी होंगी तो ऐसे लोगों को प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, तो जो मांसपेशी होती है, जो उसके ऊतक होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। जब वजन उठाते हैं ज्यादा तो क्या होता है, जो मांसपेशियों में ऊतक होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, और उन ऊतकों को नुकसान से बचाने के लिए, या उन क्षतिग्रस्त ऊतकों के निर्माण में, यानी नए ऊतक बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर अगला देखिए, क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आगे देखो, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। यानी रेत को और नमक का मिश्रण है, उसको क्या करना है, अलग करना है। तो इनमें से किस क्रम का, किस प्रक्रिया का, निम्नलिखित में से 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, आप बताएंगे। पहला कह रहा है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन या निस्यंदन। दूसरा कह रहा है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन या वाष्पन। तीसरा कह रहा है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन या अवसादन। चौथा कह रहा है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन। बताइएगा। बताओ भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो भैया इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, रेत और जो नमक होता है उसके मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेत और नमक के मिश्रण को पानी में हम क्या करेंगे, जो रेत है और नमक है उसके मिश्रण को पानी में इस प्रकार मिलाएंगे कि नमक पानी में घुल जाए। क्या हो जाए, नमक पानी में घुल जाए। उसके बाद क्या करेंगे, निस्तारण विधि के द्वारा जो पानी है, निस्तारण विधि के द्वारा जो पानी होगा उसको रेत से अलग करके शेष पानी को वाष्पन के द्वारा क्या करेंगे, परिवर्तित करके उसके पश्चात जो नमक होगा उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो हमें पहले क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है पहले निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन, जो कि सी ऑप्शन है। पहले क्या करेंगे, निस्यंदन करेंगे, फिर निस्तारण, फिर वाष्पन और अवसादन। यानी रेत जो है और नमक जो है, तो नमक पानी में घुल जाएगा, तो जब पानी में नमक घुल जाएगा तो निस्यंदन, फिर निस्तारण करेंगे, फिर उसको वाष्पन कर लेंगे, फिर अवसादन कर देंगे, जो कि ऑप्शन सी है। बिल्कुल सही जवाब। समझ में आया। चलो बी कौन कह रहा है भैया, बी कहाँ होगा, अरे पहले निस्तारण करेंगे, जब पानी में घुल जाएगा नमक, जब नमक पानी में घुलेगा, रेत और नमक है तो नमक को पानी में पहले घोल लेंगे, जब पानी में नमक घुल जाएगा तो निस्तारण विधि के द्वारा क्या करेंगे, पानी से रेत को अलग कर लेंगे, और जो पानी बचेगा उसको वाष्पन करेंगे, वाष्पन विधि द्वारा क्या करेंगे, पानी के वाष्पन विधि द्वारा में क्या हो जाएगा, जब पानी वाष्पित हो जाएगा तो जो नमक है वो हमें पानी पर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निस्यंदन पहले होगा, फिर निस्तारण, फिर वाष्पन कराएंगे, फिर अवसादन आ जाएगी, जो कि सी ऑप्शन है। बिल्कुल। चलो, रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब में लाए पानी में फिटकरी डालती है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। रेखा की मां रोजाना तालाब से लाए जो पानी वो तालाब से लाती है, रेखा की मां जो पानी को लाती है तालाब से, उसमें फिटकरी डालती है रोज। क्यों डालती है, कठोर जल को मृदु में परिवर्तित करने के लिए, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या पानी को रंग रहित करने के लिए, या फिर हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तो इसलिए डाला जाता है, ये बताना है आपको। तो याद रखना, जब भी फिटकरी की बात आए, इसका सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो फिटकरी का कभी कभी ये सूत्र भी लिख के आ जाता है, तो याद रखना। अगर याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, तो आपको याद होगा ये फिटकरी का फार्मूला है। चलो, तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा सही, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो डी था बिल्कुल सही था। बी किसी ने किया होगा, रोगाणु खत्म करने के लिए नहीं होता, बल्कि
हल्के निलंबित उपद्रवों को अवशोषित करने के लिए। इसी में सारी चीजें आ जाएंगी आपकी डी ऑप्शन में, ठीक है ना, इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से। चलो आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लेना बाद में, ठीक है। चलो, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी, बताओ। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी। पहला कह रहा है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। बहुत बढ़िया बात कह रहा है, क्या कह रहा है, जीवों के प्ले कार्ड बनाओ और बच्चों को पकड़ा दो और फिर कहो कि आप क्या करो, इनको व्यवस्थित करो, पहली बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज के लिए विद्यार्थियों को कहना। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि इंटरनेट से जानकारी को एकत्रित करो, क्योंकि वो तो क्या हो जाएगा, अनुकरण की बात हो जाएगी, फॉलो की बात कर रहा है। अगला कह रहा है श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण देखकर लिखने के लिए। तो हम कभी ये भी नहीं कहेंगे कि देखकर लिखो, कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी बात है, तो जीवों के प्ले कार्ड्स बनाए जाएंगे और विद्यार्थियों की जो समूह है उनको विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कह देंगे। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, चीजों को ज्यादा सोचेगा। जैसे यहाँ पे मतलब ये हुआ, जैसे बिल्ली है, बकरी है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव हैं और उनको क्या दे दिया गया, उनके प्ले कार्ड दे दिए गए, दूसरी तरफ दे दिया गया घास दे दी गई, दूध दे दिया गया। अब कहा जाएगा कि मिलाओ इनको आपस में, कौन क्या खाता है। तो बच्चा सोचेगा ना, कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करेगा, अपनी थिंक यूज करेगा, फिर वो क्या करेगा, उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। तो ये चीजें हमें ए विकल्प में दिख रही हैं, बी सी में नहीं दिख रही। अगर आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। अगला देखो, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते। जो श्वसन है और जो सांस लेने की प्रक्रिया है, इसके बीच के जो अंतर है उसको नहीं समझ पाते। यह किसके कारण हो सकता है, ये बताना है। तो पहला विकल्प कह रहा है कि विद्यार्थी जो है प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। दूसरी बात कह रहा है, दूसरा कह रहा है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तीसरा कह रहा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर पा रही है टीचर। या फिर चौथा कह रहा है वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। तो हमें यह देखना है कि जो है टीचर की कमी है, टीचर की गलती है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, भैया बताओ, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, जल्दी जल्दी बताओ। ठंडियों में सभी लोगों ने खाना आना बना लिया होगा उम्मीद है, और बना के आराम से लगे होंगे क्लास में क्वेश्चन आंसर करने में। तो एक बार फिर से जरा शेयर वाला बटन नहीं दबाया हो तो दबा दो। अगर खा पी के सब लोग बैठे हो, खाना आना बना बुना के, जो लोग खाना बनाया खाया जो भी है, तो एक बार शेयर वाला कर दो। क्लास चल तो रही है, चल तो रही है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल। निम्नलिखित में से भोजन